हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यह पेपर आपका यहाँ पे पर्यावरण का पेपर है, जो कि आपका 18 नवंबर 2018 में यह परीक्षा हुई थी। यूपी टेट के हम सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और आपको अपने यूपी टेट की तैयारी को बेहतर बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको सभी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे सीडीपी हिंदी के लगभग मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कराई दिए हैं। तो सीडीपी हमारी चल रही है, हिंदी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई। और पर्यावरण अध्ययन की बात करूँ तो यह पेपर आपका यहाँ पे दूसरा है, यानी कि 2019 का पेपर मैंने आपको करा दिया है। तो आप इसको देख लेना, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इनका एनालिसिस करूँगी हर एक क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा। तो जो आपकी महिला आयोग की अध्यक्ष आपको बतानी है वर्तमान में कौन है। तो यहाँ पे आपकी गिरिजा व्यास होती हैं, रेखा शर्मा होती हैं, मालिनी भट्टाचार्य होती हैं, या फिर आपकी यास्मीन अवरार होती हैं। जो आपकी राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्षा बतानी है तो कौन हो जाती हैं। तो यह आपकी रेखा शर्मा हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपका 2 हो जाता है। जो आपकी वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा होती हैं। आगे बात करते हैं। इनकी मैं बात करूं तो यह रहने वाली कहाँ की थी। तो यह आपकी हरियाणा की रहने वाली थी, हरियाणा की रहने वाली थी जो आपकी रेखा शर्मा है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा, या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपको बताना है कि जो आपकी राज्यसभा है और लोकसभा है इनकी जो बैठक है किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो यह आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? राष्ट्रपति हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो यह भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु सीमा है कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आपको यहाँ पे बताना है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा वह भाग हो जाता है। तो यहाँ पे यह आपको भाग दे रखे हैं, इनमें बताना है कौन सा भाग हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है भाग आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। और मैं आर्टिकल की यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करूँ? आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल आपका 243 होता है। इसमें आपकी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। आपका आर्टिकल आपका क्या हो जाता है? अनुसूची आपकी 243 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे होता है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या राष्ट्रपति की शक्तियों से, या संसद की शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे कि जो शहरी स्थानीय स्वशासन है इससे आपका 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। यहाँ तक बात क्लियर? शहरी स्थानीय स्वशासन से आपका 74वें संविधान संशोधन का संबंध हो जाता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। यानी कि जो वर्षा का पानी है कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। यह अम्लीय हो जाता है, यह बताना है कौन सी गैस पानी में घुल जाती है जो वर्षा का पानी होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो जो वर्षा का पानी है अम्लीय होता है, तो इसमें आपकी कौन सी जो गैस है वह आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता है। इसकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसको हम SO2 कहते हैं, SO2 कहते हैं। और यह जो अम्लीय वर्षा की मैं बात करूं तो यह जो आपका संगमरमर होता है वह क्या हो जाता है, यह पीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। इसका जो कलर है पीला पड़ जाता है। जैसे मैं बात करूं आगरा में जो ताजमहल है, ताजमहल का जो कलर है वह पीला किसकी वजह से पड़ गया है, तो वह आपका SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो गया है, अम्लीय हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, भारतीय संविधान में विधि का संविधान विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि का शासन जो विचार है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, या फिर आपका इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, या फिर आयरलैंड से। तो यह बताना है आपको कि जो भारतीय संविधान है इसमें विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यह आपका इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन विचार आपका इंग्लैंड से लिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ जाता है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना को जारी करता है। अधिसूचना की मैं बात करूं, जब आपका लोकसभा का चुनाव होता है तो उसकी जो अधिसूचना है वह कौन जारी करता है, तो यह आपका भारत का निर्वाचन आयोग होता है, राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्रालय होता है, या फिर लोकसभा का सचिवालय होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है आपका। तो यह बताना है आपको जो लोकसभा के चुनाव हेतु जो अधिसूचना को कौन जारी करता है, तो वह आपका यहाँ पे कौन जारी करता है, तो यह आपका भारत का निर्वाचन आयोग यह जारी करता है अधिसूचना को, इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं इसकी स्थापना की बात करूं, जो आपका निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की मैं यहाँ पे बात करूं तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना यहाँ पे 25 जनवरी 1950 को भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक, यह जो आपका लोकसभा का चुनाव होता है तब अधिसूचना को जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं। लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उसका जो प्रथम घंटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो सार्वजनिक काल कहते हैं, विशेषाधिकार काल कहते हैं, या शून्य काल कहते हैं, या फिर प्रश्नकाल कहते हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। इस 1 घंटे में क्या करते हैं, इस 1 घंटे के दौरान में हम अपने प्रश्नों को पूछते हैं और उनका हमें आंसर मिलता है। ठीक, प्रथम 1 घंटे में हम अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे बताना है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो यह आपका प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण होता है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है, या पानी का वितरण होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल का जो संग्रहण होता है यह क्या होता है, तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कि वर्षा का जमाव और भंडारण होता है। क्या होता है, वर्षा का जमाव और भंडारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। जो भारत में गैंडे हैं कहाँ पर संरक्षित हैं, इनका यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है, और कौन सा आपका यहाँ पे यह संरक्षण हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कार्बेट नेशनल पार्क होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, या गिर नेशनल पार्क है। तो भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं, यह बात आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर
10 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क होता है, जो कि आपका कहाँ पर है इसकी मैं बात करूँ तो यह आपका असम में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में हो जाता है। यह आपका कहाँ पे है काजीरंगा, तो यह आपका असम में हो जाता है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध आपका काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। यह जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और है कहाँ पर, तो यह आपका असम में है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र के में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। कौन सा यहाँ पे क्रम में सही बताना है, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है इसका सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे आपका उत्पादक अपघटक उपभोक्ता होता है, या अपघटक उपभोक्ता उत्पादक होता है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होता है, या फिर उपभोक्ता उत्पादक अपघटक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यह आपका उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता आता है, फिर आपका अपघटक आता है। यही आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम हो जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। सबसे अधिक मात्रा में वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित रहती है, यह बात बतानी है। तो यह आपकी प्रोपेन होती है, एथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर आपकी मीथेन होती है। तो कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो गैस उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, तो कौन सी गैस होती है, तो वह आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। कौन सी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। CO2 आपकी गैस है, यह आपकी सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ पे बताना है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। कौन सा एक ऐसा वर्णक है, यानी कि कौन सा ऐसा एक वर्णक है उसकी वजह से जो पौधे हैं, पौधों का जो कलर होता है वह कैसा होता है, हरा होता है। तो हरा होने का कारण यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वहाँ पे वर्णक प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से पौधों का जो कलर है, पत्तों का जो कलर है वह हरा होता है। तो यह बताना है, यह आपका कैरोटीनॉइड होता है, लाइकोपीन होता है, एंथोसाइनिन होता है, या फिर क्लोरोफिल होता है। तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपका क्लोरोफिल है वह प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, आपको बताना है कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वह कौन सी हो जाती हैं, तो वनों का जलना होता है, कृषि क्रियाकलाप होता है, या कैन का उपयोग होता है, या फिर आपका उपयुक्त सभी होता है। तो जो आपकी मानवीय गतिविधियाँ होती हैं तो यह बताना है कि कौन इनके लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह आपका वनों का जलना होता है, कृषि क्रियाकलाप होता है, कैन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यह आपकी मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, आपको बताना है कि यूफॉर्बी ऐसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती हैं। यूफॉर्बी ऐसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती हैं, तो यह आपकी जेट्रोफा होती है,
कैडल नट ट्री होता है, या फिर आपका कॉपर लीफ होता है, या फिर आपका सर्फगंधा होता है। तो यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो यह आपकी बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जेट्रोफा जानी जाती है। क्या जानी जाती है? जेट्रोफा जानी जाती है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक यानी कि जो साइंटिफिक नाम होता है, तो इसका साइंटिफिक नाम ओसिमम सेक्टम है। तो इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, वह बात आपको बतानी है। इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? ओसिमम सेक्टम होता है। तो यह कौन सा आपका यहाँ पे जो जड़ी बूटी होती है यह बतानी है, और यह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाती है। तो इसी चीज़ से आपको पता चलता है क्या हो जाता है। तो यहाँ पे आपका तुलसी होती है, रोजमेरी होती हैं, अजवाइन के फूल होते हैं, या फिर धनिया होता है। तो हमारा जो भारत में जो पवित्र मानी जाती है जड़ी बूटी, तो वह आपकी तुलसी होती है। और तुलसी का जो साइंटिफिक नाम है वह क्या हो जाता है? ओसिमम सेक्टम हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है, पीने के पानी के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? यानी कि जो पीने के लिए पानी होता है उस सुरक्षित पानी को हम क्या कहते हैं? तो पीने योग्य पानी कहते हैं, आशुद्ध जल कहते हैं, ताज़ा जल कहते हैं, या नल का पानी कहते हैं। तो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर, इसको पीने योग्य पानी कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। और इसकी मैं बात करूं तो मात्र आपका 1% पानी पीने योग्य है। 1% आपका पानी पीने योग्य है पृथ्वी पर, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, आपको इसका आंसर बताना है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? जो भोपाल में आपकी गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी? तो यह आपकी 1984 में हुई थी। तो आपको बताना है कि वह कौन सी गैस वहाँ पे उसका रिसाव हो गया था, उसके कारण यह हुई थी। तो यहाँ पे आपकी गैस हो जाती हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, या फिर आपकी कार्बन डाई जो मोनोऑक्साइड है। तो यह बताना है कि कौन सी गैस की वजह से 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। तो वह आपकी गैस हो जाती है मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है। यह 1984 में आपकी गैस का रिसाव हो गया था और यहाँ पे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे लगभग 2500 यानी कि 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही भयंकर यहाँ पे बुरी तरह से लोग और घायल भी हो गए थे, लेकिन इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह 1984 की घटना है। और यह कहाँ की घटना है? तो यह भोपाल की घटना है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जो पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है, यह बात बतानी है आपको। तो यह आपका 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, या 5 जून को, या फिर 11 जुलाई को। जो आपका पर्यावरण दिवस है आपको सभी को पता है बिल्कुल। तो यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और यह जो पर्यावरण दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार यह पूछा भी जा चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि एस स्वामीनाथन यानी कि जो आपके MS स्वामीनाथन हैं, इनके बारे में बताना है। तो यह कौन है? एक पत्रकार थे, या एक कृषि वैज्ञानिक थे, या पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, या पक्षी वैज्ञानिक थे। तो जो आपके MS स्वामीनाथन हैं यह कौन हो जाते हैं? तो यह आपके एक कृषि वैज्ञानिक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? यह आपके कृषि वैज्ञानिक हो जाते हैं। तो यह
किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह आपके हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए यह जाने जाते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको। जो आपकी हरित क्रांति थी किसके लिए लाई गई थी? तो यह पहली बार गेहूं के लिए और दूसरी बार आपकी चावल के लिए लाई गई थी। यहाँ तक बात क्लियर? यह आपकी हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII की बात हो रही है यहाँ पे। तो यह कहाँ पे स्थित है यह बताना है आपको कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो यह आपका नई दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है, अहमदाबाद में है या फिर देहरादून में है। तो जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होता है यह आपका देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी मैं थोड़ी सी बात करूँ तो यह किसके लिए जाना जाता है? तो यह आपका भारत में जो वन्य जीव होते हैं, क्या होते हैं? भारत में वन्य जीव संस्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक, वन्य जीव संस्थान के रूप में यह आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाना जाता है, जो कि आपका देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हरे पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसको सोख लेते हैं? तो हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ऑक्सीजन को। तो यह बतानी है आपको कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस चीज़ को सोख लेते हैं? तो यह आपके कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, CO2 को यह सोख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि यह जो आपके व्यर्थ के बेकार जो पदार्थ होते हैं, तो इनके बारे में बताना है कि इनको खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो मृतक भक्षी कहते हैं, मांस भक्षी कहते हैं, शाक भक्षी कहते हैं या फिर आपका रसायन भक्षी कहते हैं। तो जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खाने वाले को हम मृतक भक्षी कहते हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होता है, इसको हम मृतक भक्षी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, आपको बताना है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह आपकी जल विद्युत ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है या फिर आपकी नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होता है यह आपकी भूतापीय ऊर्जा होती है। क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक, अगर बैकग्राउंड में आपकी थोड़ी सी यहाँ पे नॉइस आ रही होगी तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, यहाँ पे बताना है कि 16 घास के स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर, हिमालय पर या विंध्याचल पर। तो 16 घास के स्थल हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1, यह आपके पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। 16 घास के मैदान हैं, यह आपके पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि भारत में जो पेलिकन पक्षी है यह कहाँ पे प्रजनन करते हैं? तो यह आपका नीलापट्टू में या कुंथनकुलम में या कुक्कारो बेलूर में या फिर उपयुक्त सभी में। तो जो आपके पेलिकन पक्षी होते हैं भारत में, इसका आंसर बताना है कहाँ पे यह प्रजनन करते हैं। तो इसका सही आंसर होता है यह आपके तीनों सही हो जाते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हैं आपके, यह आपके यहाँ पे प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो आपका मीना माता रोग होता है वह कौन सी मछली खाने से हो जाता है? तो यह बताना है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो उसमें आर्सेनिक होता है,
पारा होता है, कैडमियम होता है या उपयुक्त सभी होता है? तो इसका सही आंसर होता है उसमें पारा होता है। क्या होता है उसमें? उसमें पारा होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसमें पारा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी मात्रा अधिक हो जाती है मिनीमाता रोग की। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 आता है आपका। तो यहाँ पे बताना है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? जो ओजोन परत है इसका ह्रास है, यानी कि जो नष्ट हो रही है ओजोन परत, पतली होती जा रही है दिन रोज, तो यह किसकी वजह से हो रही है और कहाँ पे हो रही है, यह बात बतानी है। तो उत्तरी ध्रुव पर हो रही है, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह आपका दक्षिणी ध्रुव पर होती है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, ओजोन परत का जो ह्रास है वह हो रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ओजोन परत की मैं बात करूं तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम किससे मापते हैं? तो डावसन इकाई से मापते हैं। उससे पता चलता है कि कहाँ पर यह ह्रास हो रही है और कहाँ पर नहीं हो रही है। ओजोन परत की मैं बात करूं तो यह आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। और यह किसकी वजह से दिन रोज पतली हो रही है? तो जो आपकी फ्रिज, एसी और आपकी जो कारखाने होते हैं फॉर्म बनाने वाले, उनकी वजह से यह पतली होती जा रही है। सीएफसी गैस की मैं बात करूं तो यह आपकी सीएफसी गैस फ्रिज, एसी और जो फॉर्म बनाने वाले कारखाने होते हैं वहां से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो कौन है भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना था? तो यह आपके एम पतंजलि शास्त्री थे, मेहरचंद महाजन थे, हीरालाल जेकानिया थे या एसआर दास थे? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताना है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो यह आपके हीरालाल जेकानिया हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? हीरालाल जेकानिया आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो आपकी रेड डाटा बुक है यह किससे संबंधित है, यह बात बतानी है। तो यह आपके नदियों में प्रदूषण से है, घटता भूगर्भ जलस्तर से है, या विलुप्ति के करीब जीव से है, या फिर वायु प्रदूषण से है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित हो जाती है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यह आपका विलुप्ति के करीब जीव, इनसे संबंधित आपकी रेड डाटा बुक होती है। यहाँ पे जो विलुप्त हो रहे हैं उनको यहाँ पे नोट किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक को IUCN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IUCN बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। यह फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, तो यह आपके रेड डाटा बुक आपके विलुप्ति से करीब जीव के संबंधित हो जाती है। यहाँ पे जो आपके विलुप्त जीव होते हैं उनको यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमें अच्छा लगता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से चीज़ों को पूछते हैं तो ठीक रहता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।